नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा है पिछले व्याख्यानों में भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत और उसमें मुद्राएं एवं सिक्के के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पिछले व्याख्यान में बताया था। अब हम इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। अभिलेखों के बाद सिक्कों या मुद्राओं को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के को जो 5वीं तथा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं उन्हें पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के मिले हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित पंच किए गए हैं। तो आप समझेंगे कि इन्हें आहत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित पंच किए गए हैं। ऐसे सिक्के संपूर्ण देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। साहित्य में इन सिक्कों को काशापाण कहा गया है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को कहा जाता है। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां अंकित की जाने लगी। शक, पल्लव और कुषाण राजाओं ने यूनानी राजाओं के अनुरूप ही सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। ये 124 ग्रेन के थे। इससे उस समय की समृद्धि का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। कनिष्क के मुद्रा लेखों से ज्ञात होता है कि उसने अपनी मुद्राओं पे शिव, अर्दुषा, सूर्य और बौद्ध की आकृतियों को अंकित कर हिंद, यूनानी, ईरानी और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी समान निष्ठा का परिचय दिया। पांचाल मित्रों के शासकों और मालव तथा यौध्य आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके द्वारा प्रचलित सिक्कों के आधार पर लिखा गया। आपने देखा कि सिक्कों पर शिव, सूर्य, किसी भी देवी आराध्य की प्रतिमा का चिन्ह अंकित होता है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं या अनुमान लगाया जा सकता है कि वो राजा उस धर्म का मानने वाला था या उस धर्म का अनुयायी था या उस धर्म का संरक्षक था। कुषाणों के बाद गुप्त शासकों ने भी स्वर्ण निर्मित सिक्कों पर संस्कृत में छंदोबद्ध लेख उत्कीर्ण कराए। उन सिक्कों पर अंकित परम भागवत उपाधि से ज्ञात होता है कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धार्मिकता के अतिरिक्त उनकी उपाधियों और विजयों का भी उल्लेख हुआ है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना हुआ है और अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया है और उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसे संगीत में रुचि थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त की व्याघ्र से अंकित मुद्राएं कदाचित उसकी पश्चिमी भारत की विजय के उपलक्ष्य में निर्मित हुई थी, क्योंकि व्याघ्र पश्चिमी भारत के घने जंगलों में प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्कों से ये अनुमान लगाया गया कि उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में ही प्रचलित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिक्कों के आधार पर इतिहास की गणना की जाती है। गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक हैं। इन सिक्कों से तत्कालीन शासक व जनता के साहित्य और कला में रुचि झलक दिखलाई पड़ती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के इतिहास को जानने के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि प्रतिहार, पाल, चालुक्य और राष्ट्र
कूट शासकों के बहुत कम सिक्के मिले हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब सिक्कों के आधार पर भी इतिहास लिखा गया है। अगर किसी युग में सोने के सिक्के मिले तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस युग में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी या वह युग स्वर्ण युग था। फिर आते हैं हम स्मारक या भग्नावशेष, भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार। ये क्या थे? पुरातात्विक सामग्री में प्राचीन स्मारक और उनके भग्नावशेष भी इतिहास निर्माण में सहायक रहे हैं। इन अवशेषों में राजप्रासाद यानी राजा का भवन, सार्वजनिक भवन, साधारण भवन, दुर्ग, मंदिर, चैत्य, स्तूप, संग्राम, विहार आदि स्मारक महत्वपूर्ण हैं। स्मारकों के अध्ययन से न केवल स्थापत्य मूर्तिकला पर ही प्रकाश पड़ता है, अपितु उस समय के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास के निर्माण में इनका अपेक्षाकृत कम महत्व है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल के भग्नावशेष सिंधुवासियों के नगर निर्माण कला, भवन निर्माण कला तथा तत्संबंधी अन्य पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। भरूच और सांची से प्राप्त स्तूपों की वेदिकाओं और तोरण द्वारों पर जो अंकन कार्य हुआ है उनसे तत्कालीन जनजीवन का विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र के उत्खनन में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के राजप्रासाद को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस शासक के पूर्व भारतवर्ष में वास्तु और स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग बहुलता से होता होगा, किंतु अशोक के समय से भारत में पाषाण का प्रयोग प्रचुरता से दिखाई पड़ता है। इस चीज़ को आप नोट कर ले बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी से भवन बनाए जाते थे और अशोक के समय पत्थरों का प्रयोग होने लगा। स्मारकों के सूक्ष्म अध्ययन से हम इतिहास के कालक्रम को भी निश्चित कर सकते हैं। ये अपने समय के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी देने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरणतः सिंधु प्रदेश में प्राप्त पाशुपति शिव की मूर्तियाँ तत्कालीन समाज में प्रचलित शव पूजा की जानकारी देती है। गुप्त काल की वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ तत्कालीन धार्मिक सहिष्णुता को घोषित करती हैं। स्मारकों के विदेशीय अंशों से भारत और विदेशों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत बनी गांधार मूर्तियों में कौन कौन से विदेशी अंश हैं और गुप्त काल तक आते आते किस प्रकार उन अंशों का विदुषीकरण करके भारतीय कलाकारों ने उन मूर्तियों का पूर्णतः भारतीयकरण कर डाला, इन सब बातों का अध्ययन हमारे इतिहास निर्माण में बड़ा सहायक हुआ है। विदेशों से प्राप्त अनेक स्मारक भी भारत के प्राचीन इतिहास निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। इन स्मारकों में जावा, कंबोज, मलाया, शाम, कोचीन, चीन, बोर्नियो आदि से में प्राप्त प्राचीन स्मारक विशेष उल्लेखनीय हैं। जावा यवद्वीप के दिंग शिव मंदिर और मध्य जावा के बोरोबुदुर एवं प्रबंधम बौद्ध स्तूप एवं मंदिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के भव्य स्मारक हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय उपनिवेश स्थापना में भी पर्याप्त अभिरुचि रखते हैं। बोर्नियो में मुकरकट्टम नामक स्थान से विष्णु की एक स्वर्ण मूर्ति मिली है। मलाया में सुनगईवत्तु में एक मंदिर और शिव, पार्वती, गणेश, नंदी आदि की मूर्तियां भी मिली है। ये सब स्मारक दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश एवं भारतीय संस्कृति तथा धर्म के प्रसार के साक्ष्य हैं।
आधुनिक इतिहासकार काल विशेष से संबंध रखने वाली साहित्यिक और पुरातात्विक सभी सामग्री उपयोग करके सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते समय वह उस विचारधारा का ध्यान रखता है जिससे प्रेरित होकर लेखक ने अपने ग्रंथ की रचना की। उदाहरण के लिए आर्य मंजूश्री मूलकल्प के लेखक का अपना ग्रंथ लिखते समय मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का इतिहास लेखन था। इतिहासकार चाहे कितने भी वस्तुनिष्ठ प्रेरकता से इतिहास लिखे, लेकिन उसकी मूल भावनाएं अपने साहित्य में झलकती है। क्यों? क्योंकि इतिहासकार भी एक मनुष्य ही तो है। इसलिए उसने बौद्ध धर्म के संरक्षकों और शासकों का गुणगान किया तथा अन्य शासकों की निंदा की। इतिहासकार लेखक के वर्णन का सही अर्थ तभी समझ सकता है जब वह उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखे। इसी प्रकार अभिलेखों का ठीक अर्थ तभी समझा जा सकता है जब वे भली भांति समझ ले कि अभिलेख का उद्देश्य क्या है था और लेखक की विचारधारा क्या थी। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय पूर्णतः पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु आधे इतिहास लिखते समय इतिहासकार साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य का समन्वय करके यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। इतिहास लिखते समय वह यथासंभव अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने का प्रयत्न करता है। सच्चा इतिहासकार अतीत का वर्णन करते समय उस वर्णन पर आधुनिक संकल्पना को थोपने का प्रयत्न नहीं करता। आधुनिक इतिहासकार अतीत की विचारधारा का ध्यान में रखकर अपने मन में उस काल का परिवेश तैयार करता है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उस परिवेश के अनुरूप तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। अतः बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि पिछले 2-3 व्याख्यान से आपने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा। उसमें साहित्य पढ़ा, साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, बौद्ध पढ़ा, जैन पढ़ा और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़े आपने। उसके बाद आपने स्तूप, स्मारक, सिक्के, इनके बारे में, अभिलेख, इनके बारे में पढ़ा और उससे आपने देखा कि ये हमारे इतिहास को जानने के लिए किस प्रकार से सहायक है। मैं आपको एक सिंपल सा बताऊंगी कि इतिहास कहीं का भी हो सकता है। आप चाहे गांव में, कच्ची बस्ती में, कहाँ भी रह रहे हैं, चाहे आपके गांव में एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसका भी एक इतिहास है। आप उस पर भी एक इतिहास लिख सकते हो। आप कुएं, बावड़ी, जो स्थानीय इतिहास है उसको भी आप लिख सकते हो। इतिहास लिखने के लिए हमें तथ्य और प्रमाणों की आवश्यकता है। हम मौखिक रूप से अगर कोई इतिहास का वर्णन करता है तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि उसने इस तथ्यों के आधार पे हमें ये बताया कि यहाँ का इतिहास ये रहा होगा। तो ऐतिहासिक सामग्री में इन सब का जो वर्णन है वो समाहित है और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिससे हम इतिहास को, क्योंकि हम उस समय तो हुए नहीं जब महात्मा बुद्ध हुए या जैन महावीर स्वामी हुए या मौर्य काल के राजा हुए, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमने इनको कैसे जाना, हम इनके बारे में कैसे, क्यों हमने जाना इनके इतिहास को, हमने पढ़ा इनके इतिहास को। इतिहासकार इतिहास में ये नहीं है कि केवल काल्पनिक बातें होती है। इतिहास तथ्यों के आधार पे लिखा जाता है। इतिहास प्रामाणिकता के आधार पे लिखा जाता है। इतिहास तर्क कसौटी के आधार पे लिखा जाता है। इतिहास वस्तुनिष्ठता के आधार पे लिखा जाता है। पूर्वाग्रहग्रस्त होके नहीं लिखा जाता। कुछ इतिहास में भ्रांतियाँ भी है, उन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है। अब जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जो ये पढ़ा कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उससे पहले पढ़ा इतिहास का अर्थ क्या है।
पढ़ा आपने प्रस्तावना में। उसके बाद आपने इसका डिवाइडेशन किया है कि भाई साहित्य को अलग बांटा आपने, अभिलेख और सिक्के को अलग बांटा। तो उसके आधार पर ही आप इसमें से छोटे छोटे प्रश्न निकालेंगे कि पहला इतिहास का अर्थ क्या है, दूसरा इतिहास है क्या, तीसरा फादर ऑफ हिस्ट्री किसे यानी इतिहास का जनक किसे कहा गया है, चौथा ब्राह्मण साहित्य में कौन से ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वेदांगों की संख्या कितनी है, स्मृतियाँ कितनी है। यह बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं। स्मृतियाँ कितनी है, आर्णक किसे कहा गया है, उपनिषद किसे कहा गया है, संस्कार कितने हैं, प्राचीन काली देवता कौन से हैं, आकाशीय देवता कौन से हैं। फिर आ जाइए आप कि अभिलेख किससे कहा गया है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, कौन सी लिपियां हैं, और उसके बाद चैत्य हैं, वो चैत्य से क्या अभिप्राय है, विहार से क्या अभिप्राय है, या स्मारक कौन कौन से हैं, या स्तूप कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आ जाइए आप कि ये है चैत्य और विहार हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के किस किस के मिले हैं, किसके आधार पर ये कहा जाता है कि ये आर्थिक अवस्था उत्तम थी, या महत्वपूर्ण सिक्के किस काल के मिले हैं। इस प्रकार के प्रश्न एक प्रश्नावली बना के आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो साथ का साथ उस टॉपिक पे जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उनको बना लीजिए आपकी डायरी में, और जब महाविद्यालय खुलेगा तो हम आपकी इस डायरी को चेक कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। पहला तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सभ्यता और संस्कृति इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्राय समान अर्थ में किया जाता है, परंतु है अलग अलग। संस्कृति क्या है या सभ्यता क्या है? तो सभ्यता के तक से तात्पर्य है मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों से है। मनुष्य ने देश और काल में विश्व के धरातल पर मन में जो सोचा, कर्म से किया तथा भौतिक माध्यम से जो निर्मित किया, सभ्यता उन सभी की एक सामान्य संज्ञा है। सभ्यता शब्द संस्कृत के सभा से निसंपन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभा अथवा समाज के योग्य। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इस शब्द का अर्थ है सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था। सभा से मतलब क्या है, सभ्यता से मतलब क्या है, भौतिक उपलब्धियों, सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था। इसी प्रकार संस्कृति वह कार्य है जो भली भांति किया गया हो तथा विभूषित अलकृत हो। इस दृष्टि से संस्कृति किसी अवस्था के परिष्कृत या सुधरे हुए स्वरूप को घोषित करती है। इसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला सभी आ जाते हैं। सभ्यता के स्वरूप, सभ्यता में साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला आदि के माध्यम से बौद्धिक उत्कर्ष से हम इसे विशिष्ट अर्थ देते हैं। जहाँ सभ्यता भौतिक प्रगति की अवस्था को सूचित करती है, वहीं संस्कृति बौद्धिक अथवा आत्मिक प्रगति की सूचक है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। सभ्यता भौतिक प्रगति की सूचक है और संस्कृति बौद्धिक अथवा आत्मिक प्रगति की सूचक है। सभ्यता दृश्य है तथा संस्कृति क्या है, अदृश्य है। भौतिक जो है वो दिखता है बौद्धिक, और वह संस्कृति बौद्धिक व आत्मिक प्रगति है, अंदर से विकास है उसका। सभ्यता दृश्य है तथा संस्कृति अदृश्य है, दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। भारत की प्राचीन संस्कृति का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। इसने सभ्यता के अति प्राचीन काल से विश्व में अतित्व आदरपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ऋग्वेद में स्पष्टतः कहा गया है, सा संस्कृति प्रथिमा विश्वारा, अर्थात आदि संस्कृति की विश्वारा विश्व कल्याण के लिए है। वसुध कुटुंब की भावना यानी समस्त संपूर्ण विश्व एक परिवार है, कुटुंब की भावना है। यह है हमारी संस्कृति।
और सभ्यता, इसका हमने यहाँ परिचय पढ़ा। अगले व्याख्यान में आप पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। बहुत कुछ आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद।